Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important class, which is very important. So I hope you all are well. So let's start our class. You know about the Venus. It is also a planet of solar system. Since childhood we have been reading about the Venus. Venus is a very hottest planet. तो चलिए आज मैं बता दूं कि वेनस मिशन आखिरकार है क्या। नासा जो कि लॉन्च करने वाला है जल्द ही, और ये 2028 से 2030 के बीच जो है इस मिशन को पूरा किया जाएगा। और शुक्र की सतह के बारे में यानी उसके सरफेस के बारे में जो है विस्तार से जानकारी मिलने जा रही है। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है ये नासा जो है मिशन को ये जो है तैयार किया है। ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण हालात में जो है और बहुत सारे बाधाएं भी आ सकती है। और आज मैं आपको नासा से जुड़ी हुई हर जानकारी बताने वाला हूं कि नासा आखिरकार इसका विस्तार रूप क्या है, ये कौन सी संस्था, इसका गठन कहाँ हुआ, तो सभी तरह की जानकारियां आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं बता दूं, फटाफट सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि लोग भी जो है जान सके, जुड़ सके। और फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है एवरीडे आप लोगों को ये बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट से रूबरू करवाई जाती है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरीडे क्लास में। इससे पहले जो है मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बताया G7 के बारे में, तो वो भी वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूंगा। G7 की जो हाल ही में 46 मीटिंग हुई थी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या है वो बता दूं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 2030 तक शुक्र पर भेजेगी 2 मिशन। 10 साल में तैयार हो जाएगा शुक्र की सतह का पूरा नक्शा। 1990 के बाद से शुक्र ग्रह तक किसी मिशन को नहीं भेजा गया है। तो ये नासा के द्वारा ये बातें की गई है। लेकिन ऐसे तो कहा जाए तो 1990 के बाद 2006 में करीब करीब एक जो है मिशन लॉन्च हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। तो मिशन क्या है उसके बारे में भी आगे मैं बताने वाला हूँ। और अभी तक कौन कौन से देशों ने जो मिशन वेनस को लेकर के लॉन्चिंग की है और उसके बारे में जो है आगे की शुरुआत की है। तो सबसे पहले बता दूं कि नासा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। नासा का गठन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के तहत अंतर्गत 19 जुलाई 1948 में इसके पूर्वाधिकारी संस्था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिकल्स यानी NCA के स्थान पर किया गया था। इस संस्था ने 1 अक्टूबर 1948 से कार्य करना शुरू कर दिया। तब से आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे कार्यक्रम नासा के द्वारा संचालित किए गए हैं, जिनमें अपोलो चंद्रमा अभियान, स्काईलैब अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल शामिल है। वर्तमान में नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में को समर्थन दे रही है। चांद पर फिर से मानव को भेजने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम चला रही है और ओरायन बहु उपयोगी कर्मीदल वाहन व व्यापारी कर्मीदल वाहन का निर्माण व विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। संस्था लॉन्च सेवा कार्यक्रम यानी LSP के लिए भी जिम्मेदार है, जो लॉन्च कार्यों व नासा के मानवरहित लॉन्चों के उल्टी गिनती पर ध्यान रखता है। तो ये थी कुछ जानकारियां और आगे मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो ये लगातार आपको जो है नासा से जुड़ी हुई जानकारी दी जा रही है कि नासा की लॉन्चिंग कब हुई थी, गठन इसका। तो नासा का अधिनियम के तहत जो है इसका गठन 19 जुलाई 1938 को की गई। इसके बाद ये संस्था के रूप में कार्य करना शुरू किया। 1 अक्टूबर 1948 को नासा ने बहुत सारे कार्यक्रम लॉन्च किए हैं, जिसमें कि अंतरिक्ष शटल, स्काईलैब अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रमा अभियान, अपोलो चंद्रमा अभियान जैसी बहुत सारी उपयोगी अभियानों को लॉन्च किया है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा एक जो है स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। नासा एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी में कहा जाए तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, अंग्रेजी में कहा जाए तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या इसे संक्षेप में कहा जाए तो अंग्रेजी में नासा कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना है। 14 सितंबर 2011 को नासा ने घोषणा की कि उन्होंने एक ऐसे स्पेस लॉन्च सिस्टम को डिजाइन का चुनाव किया है जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में और दूर तक सफर करने में सक्षम होंगे और अमेरिका द्वारा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया कदम साबित होगा। तो अमेरिका
जो है दुनिया के सबसे बड़ी देशों में से गिना जाता है, एक है यानी पहली सबसे शक्तिशाली देश है, इसलिए इसका प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा है। इसके लिए नासा ने जो है हाल ही में 2 दिन पहले ही 29,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट भी जो है लॉन्च किया था। हमारे सौरमंडल की दशकों से जारी खोज में हमारे पड़ोसी ग्रहों में से एक शुक्र ग्रह की हर बार अनदेखी की गई है। बिल्कुल सही बात है, उसके बारे में जानने और समझने से बहुत ज़्यादा प्रयास किए नहीं गए हैं, लेकिन अब जो है चीज़ें बदलने वाली है। नासा के सौरमंडल खोज कार्यक्रम की ओर से 2 मिशनों को हरी झंडी दी गई है और यह मिशन दोनों जो है शुक्र ग्रह के लिए है। उनकी शुरुआत 2028 से 2030 के बीच होगी। नासा की ग्रह विज्ञान विभाग के लिए यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि उसने 1990 के बाद से शुक्र ग्रह तक किसी मिशन को नहीं भेजा। प्रस्तावित दोनों मिशनों में से पहले को जो है दाविंची प्लस, याद रखिएगा दाविंची प्लस के नाम से जाना जाएगा। इसमें एक लैंडर जांच उपकरण शामिल है, यानी वायुमंडल में छोड़ा जाएगा और जैसे ही वायुमंडल से गुजरेगा नाप लेता जाएगा कि उसका डिस्टेंस कितना है, उसके बारे में बेसिक पॉइंट्स, बेसिक जानकारियां भी जो है वो जाके वहाँ से कलेक्ट करेगा। आप लोगों को पता है कि ये सभी जो है गैसों से बना हुआ ये सभी ग्रह हैं, पृथ्वी को छोड़ करके या मार्स को छोड़ कर, जैसे जुपिटर, वेनस, ये सभी नेपच्यून, ये सभी जो है ग्रह, बहुत सारी गैसेस जो खतरनाक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे तत्वों से मिलकर ये सभी गैस से मिलकर ये बने हैं ग्रह। इस अन्वेषण के 3 चरण होंगे। पहले चरण में पूरे वायुमंडल की जांच की जाएगी, इसमें विस्तार से वायुमंडल की संरचना को देखा जाएगा। दूसरा मिशन का नाम वेरिटास के नाम से जाना जाएगा, जो विनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक का संक्षिप्त रूप है। इनमें ऑर्बिटर अपने साथ 2 उपकरण ले जाएगा और जो दाविंची से मिले विस्तृत इंफ्रारेड अवलोकनों का पूरक होगा। पहला उपकरण विभिन्न रेडियो तरंगों की सीमाओं को देखने वाला कैमरा होगा। यह शुक्र ग्रह के बादलों को पार कर देख सकेगा, जिसमें वायुमंडलीय एवं मैदानी संरचना की जांच हो सकेगी। यानी जो मिशन लॉन्च की गई है अमेरिका के नासा के द्वारा, वो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ एक आगे चल के जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाने वाली है ये प्रोजेक्ट। वो काफ़ी महंगी भी प्रोजेक्ट है और काफ़ी समय के बाद जो है इसको लॉन्चिंग की जा रही है। तो आशा है कि शुक्र ग्रह से जुड़े भी जो है हर जो भी राज छिपे हुए हैं, जो भी गुप्त बातें हैं, सभी को जो है सामने लाने की कोशिश की जाएगी। तमाम तरह की जानकारियाँ इकट्ठा की जाएगी। तो चलिए एक इम्पोर्टेंट के बारे में बता दूं, पॉइंट के बारे में, कि ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने के लिए भी जो है मिलेगी बड़ी मदद। शुक्र ग्रह का इतिहास ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने का बेहतरीन मौका उपलब्ध कराएगा। धरती पर इसका प्रबंधन कैसे किया जाए यह जानने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए ऐसी मॉडलों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें शुक्र के वायुमंडल की चरम स्थितियों को तैयार किया जा सकता है और परिणाम की तुलना धरती पर मौजूदा स्थितियों से कर सकते हैं। तो काफ़ी जो है ग्रीन हाउस जो इफेक्ट्स हैं हमारे अर्थ में, उसको जो है समझने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ग्रीन हाउस जो भी गैसें हैं वो से बड़े पैमाने पे जो है शुक्र ग्रह पे यानी वेनस पे जो है पाया जाता है। वहाँ का सतह जो है काफ़ी गर्म है, क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं। कहा जाता है कि शीशा भी जो है वहाँ पर रखने पे जो है पिघल जाता है उसकी सतह पर। तो अब मानव जो वहाँ पे कैसे पहुँचेगा, तो उसके लिए जो है अलग से जो है ऐसी ड्रेस विकसित की जाएगी, ऐसी सुरक्षा कवच बनाया जाएगा ताकि जो लोग जो है वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो संभव नहीं है कि आदमी भेजा जा रहा है, लेकिन अभी तो रोवर को भेजा जाएगा, लेकिन आने वाला समय में व्यवस्था की जा सकती है। तो चुनौतीपूर्ण हालात हैं बाधा। तो शुक्र के ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड है और सतह का तापमान इतना ज़्यादा है कि शीशा पिघल सकता है। तो मैंने बताया था आपको, माना जाता है कि शुक्र की उत्पत्ति बिल्कुल धरती की तरह हुई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के हालात धरती से बिल्कुल उलट हो गए। धरती पर कार्बन मुख्यतः चट्टानों के भीतर अवशोषित है, जबकि शुक्र पर जो है यह खिसक कर वातावरण में चला गया है, जिससे उसके वातावरण में तकरीबन 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जैसे तो कि इन्वायरमेंट जो हमारा अर्थ है वहाँ पर 0.04
84% जो है कार्बन डाइऑक्साइड मात्र पाया जाता है, और वहाँ पर 96 देख सकते हैं कितना टाइम्स, कितना गुना ज़्यादा है। सो जिससे वातावरण की कल्पना की जा सकती है कि वहाँ पर कितना गर्मी होगा। इससे बहुत ही तेज ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हुआ और उसकी सतह का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। तो सोच सकते हो आप, यहाँ पे 40 डिग्री 50 डिग्री लोग संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने पे क्या होगा। तो ये तो अभी कल्पना सिर्फ की जा सकती है, काल्पनिक बातें हैं। इसके अलावा शुक्र का वातावरण जो है बेहद भारी है, इसके चलते 90 बार तक का दबाव रहता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि ये सर्च करने के बाद आखिर जो है मैंने कलेक्ट किया, और जो भी नासा के द्वारा जो भी बातें सामने आई उसको मैंने जो है आपको काफ़ी मेहनत के बाद तैयार करके आपके सामने पेश किया। आई होप आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। चलिए आखिरी जाते जाते एक और जानकारी दे दूं आपको कि गिने चुने मिशनों को ही मिली है सफलता। तो मैंने बताया था कि शुक्र तक अब तक गए मिशन योजना के मुताबिक सफल नहीं रहे हैं। अब तक किए गए अधिकांश अन्वेषण 1960 से 1980 के दशक के बीच सोवियत संघ के द्वारा किए गए हैं। इसके अलावा 1972 का नासा का पायनियर वीनस मिशन और 2006 का यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का वीनस एक्सप्रेस मिशन है, जो है पूरी तरह से जो है सफल तो हुआ, लेकिन जो है उसकी जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं पाई। जैसे कि भारत का मिशन मून जो था चंद्रयान 2, जो काफ़ी जो है बढ़िया से, या जो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी वो उतना या उस समय तक के लिए या उस लायक नहीं दे पाया था। तो ये थी कुछ जानकारियाँ शुक्र मिशन से जुड़ा हुआ नासा का मिशन। आई होप आपको बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सभा के जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले सबसे तेजी से मिले। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू।